नमस्कार प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया था। चूँकि 6 ही प्रश्न और उसके कॉन्सेप्ट अवधारणाओं को बताने में लगभग 40 मिनट से अधिक का समय लग गया, तो हमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया था वो। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आगे के प्रश्नों को बनाते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, रोमन फर्स्ट। करनी तीन एक खालिस्तान संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? पूछ रहा है कि जो कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक है। वास्तविक तो कौन सी? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, क्या है? तो इसका आंसर हम सब जानते हैं कि करनी तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या करनी तीन। ठीक है, अब इस बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि करनी तीन है, करनी में संख्या है तो अपरिमेय संख्या होंगी। तो उनको अगर हम लिख दिए ऐसा दो करनी दो तो बोले अपरिमेय संख्या, करनी तीन तो बोले अपरिमेय संख्या, दो धन करनी तीन तो बोले सर अपरिमेय संख्या। पर ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है, आदत गंदी है कि करनी में है तो परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। नहीं, देखिए अगर मैं आपको लिख के दूँ कि करनी 9, तो कई बच्चे सिर्फ रट लेते हैं ऐसा कि करनी में है तो अपरिमेय संख्या। नहीं बेटा, करनी में 9 है तो क्या ये अपरिमेय संख्या होंगी? नहीं। ये कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय नहीं है। कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि करनी के जो मान होते हैं अनवसानी यानी कि अशांत दशमलव, अशांत में भी कौन सा? अनवसानी, अनावृत्ति, मतलब जिसकी आवृत्ति भी आपको समझ में नहीं आ पा रही है, ऐसे होते जो करनी के मान, उनको हम अंश बटे हर में नहीं लिख सकते, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ हर बराबर है शून्य के, इसलिए वो अपरिमेय कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ हर शून्य ना हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाती। तो करनी की जो संख्या है अपरिमेय इसलिए होती है क्योंकि उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? ये जो करनी तीन का क्या होगा? अशांत यानी कि अनवसानी, अनावृत्ति। आवृत्ति समझ में नहीं आती तो कैसे फिर हम उसको अंश बटे हर में लिखेंगे? इसलिए उसको हम अपरिमेय कहते हैं। पर करनी, हर कोई करनी नहीं, करनी 9 हल हो सकता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसी तरह 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121। ऐसी संख्याओं को बेटा अगर उसने करनी में डाल के दे दिया ना आपको, तो ये मत कह देना कि परिमेय है, सॉरी अपरिमेय मत कह देना इनको। कैसे होंगे बेटा? ये परिमेय है, क्योंकि ये जो करनी 16 है ना, ये ऐसा, ये करनी से आज़ाद हो जाएगा। 16 की गुणनखंड होंगे 4 गुना 4, जोड़ा बन गया वर्गमूल वाला, तो 1 4 बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसकी तो करनी मुक्त हो गई। तो जो करनी से हल होकर साधन रूप में आ जाए वो परिमेय होंगी, अपरिमेय नहीं होंगी। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। देखिए ब्लू में दे रहा हूँ क्वेश्चन, बताएं 2 धन करनी 5 परिमेय या अपरिमेय? करनी 2, 3 करनी 2 ऐसे लिखा, परिमेय या अपरिमेय? 3 धन करनी 3 परिमेय या अपरिमेय? करनी 16, करनी 11, करनी 25, करनी 144। जो ब्लू में जितने मैंने प्रश्न लिखे इनके बारे में बताया आपकी परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़े ध्यान से प्रश्न, चर x के बहुपद px, बहुपद कैसे लिखते? px, x का एक बहुपद px, x चर से बना हुआ में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है। याद रखिए बहुपद की घात आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। जो चर में अधिकतम घात होती है किसी बहुपद में, उसे ही बहुपद की हम घात बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मैंने बहुपद लिख दिया 3x धन 5, चलो एक और लिख देता हूँ 7y² प्लस 2y धन 3, एक और लिख देता हूँ 9
एक्स क्यूब एक्स की घात 3 धन 11x² धन 7। अभी 3 प्रकार के मैंने बहुपद लिखे हैं। इसमें जो चर है x है, इसमें जो चर है y है, इसमें जो चर है वो x है पुनः। ठीक है, तो यहाँ पे चर की घात 1 है तो इसको बोलेंगे एक घात वाला बहुपद, क्योंकि चर की जितने चर होंगे ना इसमें, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, उसमें जो सबसे बड़ी घात होंगी चर की, उसे हम बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पे एक घात है इसलिए एक घाती, और एक घात को हम क्या बोलते हैं बेटा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। यहाँ पे चर की एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है बेटा, तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। यहाँ अधिकतम घात 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। याद रखिए, किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है वो कहलाती है, बहुपद में x की उच्चतम घात को कहते हैं बेटा बहुपद की घात। बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण x² + bx + c = 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखिए। अब हल करने के लिए 2 विधि है, एक तो गुणनखंड विधि है आपकी बुक में, है ना, और एक है द्विघाती सूत्र से। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र? जब हल करने में गुणनखंड नहीं हो पाते, विपत्ति में फंस जाते हैं, तब हम लोग ना, एक महान बाबा है अपने ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, उनका नाम है श्रीधराचार्य बोलता हूँ मैं, तो आप याद रखिए श्रीधराचार्य है। क्या नाम है बेटा? श्रीधराचार्य। इन्होंने एक सूत्र दिया था, जैसे श्रीधराचार्य का सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र को आप नाम दे दिएगा द्विघाती सूत्र। क्या बोलते बेटा? द्विघाती सूत्र, वो याद रखना होगा। क्या होता है द्विघाती सूत्र? इसमें मूल किस में है? चर है x, तो x बराबर से, चर y है तो y बराबर से, तो यहाँ x ही होता है अक्सर। x बराबरी से मूल कैसे निकलेंगे? द्विघात समीकरण में उनके गुणांक लेते हैं। सूत्र क्या है बेटा? याद रखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं येलो में, -b प्लस इन रूट b² - 4ac बट्टे सबके बट्टे 2a, -b धन ऋण करनी में b वर्ग b का वर्ग -4ac बट्टे 2a। कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं बोल सकूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों जैसा भी समझने को। ये हो गया आपका द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये जो सूत्र है कई बच्चे इसको गड़बड़ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको x बराबरी से लिखना तो भी चलेगा, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या सूत्र? -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac बटे 2। अब मैंने क्या बच्चों देखा, सिर्फ यहाँ पे बटे 2 लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बेटा, इस सब के बटे में 2 आएगा, नंबर कट जाएंगे, सब पूरे के बटे में 2a 2a आएगा, है ना, बटे 2a। ठीक है, इसमें जो ये वाला मान है ना, जे वाला, ये विभक्त करें, पता ना आपको, अगर ये धनात्मक रहा, पढ़ाया था पिछले वीडियो मैंने, तो 2 मूल होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। शून्य हो गया तो ये सब शून्य हो जाएगा, एक ही मूल, एक जैसे दोनों मूल मिलेंगे आपको, 2 मूल होंगे वास्तविक समान। इसको लेके हल करते तो एक बार धन लेके हल करते, एक बार ऋण लेके हल करते, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए द्विघाती सूत्र याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए प्रश्न, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 जैसे 205 में पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है? कितने पद है बोले इसमें? ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से, पहला पद है प्रथम पद, प्रथम पद ए का मान कितना है? 7। सार्वंतर डी बराबर से कितना है बेटा? या तो इसमें से 100 घटाओ या इसमें से 100 घटाओ, कितना है? 19 में से 13 गए या 13 में से 7 गए, कितना बचा? 6। अब ये 2 नंबर का प्रश्न नहीं कि उस तरह हल करना सिखाया आपको, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं अपन। पदों की संख्या, पदों की संख्या बोले तो किसकी संख्या? एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एन का। कितने पद है? तो बोले एन पद है। कौन सा पद है? तो बोले एनवा पद है। ऐसे याद रखिए, कौन सा? एनवा। कितने? तो बोले एन। ठीक है, एन क्यों दर्शाते हैं इसको? एन मतलब प्राकृत संख्या को दर्शाया जाता है। अब पदों का ना एक पूरा पूरा मान निकलेगा, जो मान 1, 2, 3, 4, 5 जैसे प्राकृत संख्या हो सकता है। 2 और 3 के बीच का ढाई नहीं हो सकता, ढाई पद नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा पद क्या? सीधे तीसरा ही पद आएगा, इसलिए प्राकृत संख्या को
एन का उपयोग किया गया पदों को दर्शाने के लिए। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अक्सर हमने प्रश्न पढ़े होंगे कि पदों को 11वें नंबर का पद, 10वें नंबर का पद, 15वें नंबर का पद ज्ञात करने की बोलता है। यहाँ पे उस नंबर का पद दे दिया है, देखो यहाँ से श्रेणी 16 7 से 13 से 19 से डैश 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 कहाँ तक जा रही है, लास्ट पद दिया हुआ है 205। इसको लास्ट पद भी बोलते हैं, या लास्ट पद बोलने के अलावा ये बोल सकते हैं अंतिम पद, इसको हम एल से दर्शाते बेटा, या इसे एनवा पद भी बोल सकते हैं। एनवा पद कितना दिया है, एनवा पद 205। ठीक है। अक्सर हमें एन मतलब उसका क्रमांक बता देते कि कौन से नंबर का है, और कौन मतलब क्या आएगा वो नहीं देते, वो पूछ लेते थे। अब क्या है वो तो दे दिया है, 205 है लास्ट में, तो कौन से नंबर का है उतनी तो पद होंगे, कौन से नंबर का वो पूछा हुआ है, पदों की संख्या। कैसे करेंगे बेटा, एनवें पद का सूत्र क्या है, ए एन बराबरी से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या दिया है इसमें, एन का मान ज्ञात करना तो वो नहीं दिया होगा, बाकी सब दिया होगा। डी दिया है, ए दिया है, ए एन दिया है, तो ए एन का मान कितना है 205 बराबरी से ए का मान नींद आ रही है मुझको, पर अब क्या करें, क्लास लेना है, पूरा कंप्लीट करते इसको। ए का मान 7 धन एन माइनस 1, डी का मान कितना बेटा, कितना निकाला हमने, 13 में से 7 गए 6 निकाला। पक्षांतर करते हैं, तो ये धन का 7 इधर इनका 7 आ जाएगा। कई बच्चों को देखा मैंने उसमें ना, वो टीचर भी करा देते 6 का अंदर, ये मतलब इसका अंदर गुना कर देते, क्यों करना भाई, क्या कॉम्प्लिकेट करे चीज़ों को, रहने दो, अभी जो जरूरत होगी तब देखेंगे। जब पता है कि आपको इनका पूरा पूरा मान मिलना है, जांच भी तो नहीं करना है आप, तो करेंगे ना आराम से पक्षांतर। या धनात्मक धन रूप से धन जुड़ रहा था 7, इधर इस पक्ष में लाते तो घटेगा, 205 उधर से आया तो इधर माइनस में आएगा, घट जाएगा। क्या बच गया बेटा, एन माइनस 1 बाहर गुना में मान 6, 205 में 7 गया, कितना बचेगा 198 बराबरी से एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इधर गुना में इधर लाएंगे, क्यों लाएंगे, कई बच्चे पूछते हैं मुझसे क्यों लाएंगे सर, क्योंकि भैया उस समीकरण जो बना है ना तराजू, इसमें जो चर गायब है उसका मान अगर निकालना है तो उसको छोड़ के बाकी सबको धीरे 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 सरकार के दूसरे पक्ष में भेजते जाते, पक्षांतर करते, ताकि उस पक्ष में अकेला वो बच जाए जिसका हमें मान ज्ञात करना है, और उसके बराबरी से हमें जो दिखाई देगा वही हमारा उसका मान होगा, है ना। तो ये गुना का जो 6 इधर आ जाएगा। क्या करें, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं ना, 198 गुना का 6 जरूरी भी है, अगर उनका बेसिक कमजोर है तो हमारा काम है ना पढ़ाना, बट ये 6 है इज इक्वल टू एन माइनस 1, 6 से भाग देते, 6 3 18 बच गया 1, 6 3 18। ठीक है, आपको वैसे समझ समझ के लगाना है। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं पर आपको दिखाने के लिए जरूरी है। 33 बराबरी से एन माइनस 1, पक्षांतर करते हैं, एन की वैल्यू कितनी होंगी, माइनस का 1 जो था बेटा ये वाला इधर आ जाएगा, अब 33 था, माइनस का 1 इधर आके हो गया धन 1, एन का मान हो गया 33 धन 1 34, आराम से उत्तर आ गया। तो पदों की संख्या हो गई, कितनी हो गई, खाली स्थान है नहीं, 34 पद होंगे भाई साहब इसमें। चलिए आगे बढ़ते बेटा, क्यों नहीं आ रही भाई साहब इतनी, अरे साला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समझा देते लेकिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज मतलब त्रिभुजों के प्रकार से संबंधित है। अब इसमें त्रिभुजों के प्रकार आपको पता है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे पढ़े होंगे आपने। तो देखिए अब ध्यान से, यहाँ क्या आंसर आएगा, क्या समद्विबाहु आएगा या समबाहु होगा। मैं आपके सामने 2 ही ऑप्शन रख रहा हूँ, तीसरे के लिए आपको होमवर्क दूंगा कि आप करके बताइए क्या होगा। समरूपता की बात हो रही है जहाँ पे आकार समान होगा पर आमाप बड़े छोटे हो सकते हैं, मतलब शेप समान होना चाहिए, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, समरूपता कहलाएंगी। समरूपता की डिटेल में और मतलब वीडियो आप समरूपता का मैं डालूंगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में बता दूंगा, यहाँ बताऊंगा तो 30 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, तो समरूपता में मुख्य रूप से है कि अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो समरूपता हो जाती है। अब ये ना हम जो पढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 आकृतियाँ ऐसी होती है बेटा जो अपने आंतरिक रूप से भी सब बराबर बराबर लिए होती है, इसलिए उसी तरह की दूसरी आकृति अगर और कोई आकृति से उसको तुलना की जाए तो वो समरूप कहलाती है।
3 आकृतियाँ मुख्य इस प्रकार है, तो आपको ये बार-बार बोलना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी हो जाए कम से कम अभी। सभी कौन बेटा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्रत समरूप होते हैं। जितने व्रत है दुनिया में सारे क्या होंगे? समरूप। सभी वर्ग, सभी के सभी जितने वर्ग हैं वो भी सभी कैसे होंगे? समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जितने समबाहु त्रिभुज होंगे सब आपस में कैसे होंगे बेटा? समरूप होते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। व्रत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज सभी के सभी दुनिया में जितने, किसी भुजा वाले किसी वजह से। कारण क्या है? समरूपता ना संगत कोणों के बराबर होने से हो जाती है। तो एक व्रत मान लो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा व्रत है, इनकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, पर इनकी बनावट, इनकी शेप के बारे में बात करूँ कोणीय रूप से, तो देखो ये वृत्ताकार भी समान होता है, वृत्ताकार, सभी क्या होंगे बेटा? आपस में समरूप होंगे सभी के सभी व्रत। हाँ, एक व्रत जिसकी त्रिज्या यहाँ पे 4 है और एक और व्रत ले लिया मैंने ऐसा जिसकी त्रिज्या 4 है, तो समरूप के साथ साथ सर्वांग भी हो जाएंगे। वर्ग के बारे में बात करें, एक वर्ग लिया मैंने ये, एक मिनट, एक वर्ग लिया मैंने ये, एक और वर्ग लिया मैंने थोड़ा बड़ा, और एक और वर्ग लिया मैंने, लग नहीं रहा पूरा वर्ग का, पर समझ जाओ, भावनाओं को समझो भाई। एक और वर्ग लिया मैंने ये। क्या होता है वर्ग? जिसकी चारों भुजाएं बराबर। क्या सिर्फ ऐसे ही होता है? चारों भुजा बराबर होती तो समचतुर्भुज नहीं हो जाता? सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर वर्ग की खासियत है। इसके सभी कोण, ये जो कोण है ना, ये सभी कितने कितने होंगे? 90-90। चाहे ये छोटा वाला वर्ग क्यों ना, इसके सभी को 90-90 के। तो मीडियम वाला वर्ग क्यों ना, सभी को 90-90 के। सबसे बड़ा वाला क्यों ना, सभी को 90-90 के। दुनिया में अलग अलग भुजाओं के जितने वर्ग होंगे सब आपस में समरूप होंगे, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं, सॉरी संगत जो कोण है, सब 90-90 के आपस में बराबर है, हमेशा 90-90 फिक्स ही है इनका। जैसे व्रत का ये 360 डिग्री का जो वृत्ताकार भाग है ये फिक्स ही है सभी में, वैसे वर्ग में ये 90-90 के 4 कोण, 90-90 के 4 कोण, 90-90 के 4 कोण फिक्स ही है। दुनिया में कोई भी वर्ग बनाओगे आप, तो उनके ना कोण बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो समरूप हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं सभी व्रत समरूप, सभी वर्ग समरूप। समबाहु त्रिभुज भी ऐसे ही है, देखो कैसे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ बता देता हूँ। अगर ये 4 भुजा का एक वर्ग था, तो एक और अगर मैं ऐसा वर्ग ले लूँ 4 भुजा वाला, तो ये दोनों समरूप तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सारे वर्ग समरूप होते हैं। ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, ये वाला, ये और ये भी। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या कहूँगा मैं, ध्यान दीजिए, उसको मिटा रहा हूँ ना। समबाहु त्रिभुज, जैसे उसका नाम कह रहा है समबाहु, सभी भुजाएं समान है। अगर सभी भुजाएं समान है तो समान भुजाओं के संगत कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान या बराबर होते हैं। ये त्रिभुज बनाया मैंने, तो समबाहु त्रिभुज की खासियत सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर। सिर्फ सभी कोण बराबर बोलने से नहीं काम होगा, आपको पता होना चाहिए किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गए, तो तीनों बराबर हो गए तो तीनों कितने कितने हो गए? तीनों का योग 180, तीनों आपस में बराबर, तो कितने कितने हो गए बेटा? 60-60 के। तो सभी कोण कितने हो जाएंगे? 60-60-60। भुजाएं कितनी, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक और समबाहु त्रिभुज लेता हूँ मैं, बड़ा ले लिया मैंने, बहुत बड़ा सा। इसके कोण भी कितने कितने होंगे? समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण 60-60 डिग्री के होंगे। याद कर लो, आदत में हो जाना चाहिए, पता ही होना चाहिए याद क्या करना, कौन सा समय आ जाना चाहिए। सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का। तो ये छोटा है, ये ए वाला, और ये बड़ा वाला बी। इसकी भुजाएं मान लो 3-3 सेंटीमीटर की, इसकी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर वाली 5-5 सेंटीमीटर की। पर ये दोनों कैसे होंगे बेटा? आपस में समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो जितने समबाहु त्रिभुज है वो सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जितने वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं, और जितने व्रत होते हैं सभी समरूप होते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से याद रख लीजिए, जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लाल से मार्क कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। सभी, एक बार मेरे साथ बोलना, आपने मन ही मन बना लो, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए।
एक बार सत्य सत्य में क्वेश्चन आया था कि क्या समद्विबाहु सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा, असत्य होगा। अब मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, समझना उस बात को। एक मैंने एक और समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, अभी तो नहीं लग रहा, दो भुजाएं बराबर कर देता हूँ, तीसरी अलग कर देता हूँ। दो भुजाएं बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज, सम समान द्वि दो भुजाएं, ये समान भुजाएं और ये अलग कर देता हूँ। यहाँ भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, पर हो सकता है ये दोनों कोण क्या बोलते हैं 54 बना लेते, 54 डिग्री के। कितना हो गया 108, कितना बचा 72 डिग्री। और ये दोनों कोण मान लिया मैंने 70 डिग्री के, और ये कितने का हो गया 40 डिग्री का। फिर तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के जो कोण है अलग अलग है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के कोण अलग अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे भी सबके हो सकते, मान लो ये ऐसी चौड़ी भुजाएं बराबर हो गई, ये वाली और तीसरी वाली अलग हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, अगर उनके कोण बराबर हुए संगत तो हो सकता है, पर सभी नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए, क्योंकि अक्सर टीचर आपको 3 ही चीज़ बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक कदम और आगे देता हूँ, बताना इस बारे में आपके क्या विचार है। एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, समकोण त्रिभुज है। एक मिनट, समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब क्या हो गया समकोण और दो भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक और बनाता हूँ मैं ऐसे ही सेम टू सेम, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखो छोटा है बड़ा है, ये हो गया ए वाला डायग्राम, ये बी वाला डायग्राम। ठीक है, अब आपको पता है समद्विबाहु है, एक कोण 90 हो गया तो बचे वाले कोण कितने होंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप क्या आप मुझे बताएंगे, आप इसको सोचिए इस बारे में कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जितने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर इन दो की बात करें ए और बी, समरूप है या नहीं है या नहीं है, दो में से एक चूज करना आपको। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। मेरा नंबर लेके बता के क्या करूँगा, अदरवाइज नंबर भी दे दूँ आपको। चलिए, सत्य सत्य पर बात करते हैं। क्या कह रहा है सत्य सत्य, व्रत पहला पढ़िए। रात 12:30 बज रहे रात के, वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाए। चलिए ठीक है, लेकिन करते हैं इसको। व्रत के दो बिंदुओं, अच्छा सॉरी, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। अच्छा चलिए, तो व्रत और रेखा के बीच में क्या क्या हो सकता है, यह व्रत और स्पर्शरेखा अध्याय में आपने पढ़ा होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये हमारा एक व्रत है और एक हमारी रेखा है। अभी जो ये जो कंडीशन है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए। ये व्रत अलग है, ये रेखा अलग है, ये रेखा उधर सीधी जा रही है, सीधी रेखा समझ रहे हैं इसको, है ना। अब इनके वजह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको काट नहीं रही, टच नहीं करी, कुछ नहीं हो रही, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये इधर सीधा इधर चली जा रही है, ये सीधा उधर चली जा रही, कहीं से कहीं तक इनका कोई वास्ता नहीं। तो रेखा है, ये जो यहाँ पे जो रेखा है, ये रेखा को बोलेंगे हम अप्रतिच्छेदी रेखा। कोई प्रतिच्छेद नहीं करी बेचारी, कोई पंगा नहीं मान के, इसमें अप्रतिच्छेदी रेखा। अब ये कंडीशन बनाता हूँ, ये व्रत है और ये घर के बाहर थी, दरवाजे के बाहर, अभी डेहरी जो बोलना आपको, उस पर आ गई रेखा, एक जगह टच कर दी इस बिंदु ने, एक कंडीशन ही हो गई। या फिर इस रेखा ने इस व्रत को अंदर से ऐसा चीर के फाड़ के निकल गई, क्या कंडीशन बनी यहाँ पे, दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। एक कंडीशन है जहाँ व्रत में रेखा ऐसी अंदर से बाहर तक पूरी निकल जा रही, एक कंडीशन है जिसमें रेखा बाहर से टच होकर सिर्फ छू के निकल जा रही करके, है ना। चलिए, केंद्र बना देते हैं ना, अच्छी आदत होती है व्रत का केंद्र बनाना। तो ये जो रेखा है जिसने व्रत को दो बिंदुओं पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से कलर कर रहा हूँ मैं, दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया है, इस रेखा को बोलेंगे बेटा छेदक रेखा, छेदक रेखा, या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब अच्छे से लिखना सुंदर राइटिंग में, है ना, मेरे को तो इससे लिखना है तो पेन टेबलेट में दिक्कत होती है। अब
यहाँ पे जो एक बिंदु पे टच कर रही है इसको बोलेंगे बेटा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली, बोल सकते हैं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद, स्पर्श भी बोल सकते हैं, स्पर्श कर रही है इसलिए तो हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, पर हम बोलेंगे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद इसलिए इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो 3 कंडीशन हो गई, एक हो गई अप्रतिच्छेदी रेखा जिसका दोनों में कुछ मिलन ही नहीं हुआ, एक है 2 जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है तो छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, और एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो स्पर्श रेखा। याद रखिएगा वृत्त को एक बिंदु पे जो प्रतिच्छेद करती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है, वृत्त को 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ऑब्जेक्टिव आते बेटा इसके बहुत बार। और ये जो वृत्त है स्पर्श रेखा है, ये जो इनका जो एक उभयनिष्ठ बिंदु है इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, ये वाला देखो ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। सत्य लिखना आपने। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। हाँ बेटा, प्रायिकता मतलब किसी घटना घटित होने की संभावना, चांसेस, क्या चांसेस है कि हो जाए। तो अगर कोई घटना निश्चित ही है, बिल्कुल सर्टन है कि होना ही है, पक्का पक्का, जितने बार बोलेंगे उतने बार में से उतने बार होंगी 100%, तो उसको निश्चित घटना बोलते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। उदाहरण के तौर पे दिशा तो हमने दी हुई है मन से, सूरज का उगना पृथ्वी पे है, पूर्व दिशा से उग रहे, मान लो दिशा का नाम मैंने पूर्व दिया तो हम उसी ओर की बात करते हैं। सूरज पूर्व दिशा से उगता है, तो अब मैं बोलूँ अगले 4 दिन क्या चांसेस है कि सूरज पूर्व दिशा से उगे, तो बोले 100% चांसेस है, 100% चांस है। बोले अगर ऐसे 4 दिन होगा तो 4 में से 4 दिन सूरज पूर्व दिशा से उगेगा, 100 में से 100%, तो ये कट गया, कितनी बार हो गया बेटा? 1 बार, 1 हो गया मतलब उत्तर। तो हाँ 100% निश्चित घटना की प्रायिकता 100%, यानी कितना होंगी बेटा? 1। 100 आउट ऑफ 100, 100% मतलब 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 बार वो चीज़ घटित होती है, मतलब निश्चित ही है कि होंगी। कितनी होगी इसकी प्रायिकता? 1। और कोई ऐसी घटना है कि वो घटित ही नहीं होंगी, कोई चांसेस ही नहीं उसके घटित होने के, तो उस घटना को बोलते बेटा असंभव घटना, जो सत्य हो गया। और असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, असंभव है ऐसी घटना का, ठीक है। जैसे कि आपका मेरे इन सारे वीडियो को देखकर 30 में से 25 से अधिक ऑब्जेक्टिव बना लेना, ये बिल्कुल निश्चित घटना है, 100%, ठीक है। और अगर वीडियो देख लिया और कोई बच्चे बोल रहे कि फेल हो जाए इसके बावजूद भी, तो ये असंभव है, नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि ये ऐसे कह दिया मैंने आपसे, याद रखिए। असंभव घटना जो नहीं हो सकती वो असंभव घटना कहलाएंगे, कोई चांसेस ही नहीं जिसके होने के, उसकी प्रायिकता होती है 0। असंभव जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अब इस असंभव और निश्चित के ना बच्चे विपरीत अर्थ एक दूसरे को करते हैं। वो कहते हैं सर कि निश्चित का उल्टा अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित को असंभव सोच देते। और कई लोग बोलते हैं असंभव का उल्टा संभव है, इसलिए बोलते हैं निश्चित यानी संभव घटना। नहीं बेटा, निश्चित का उल्टा अनिश्चित है, पर उसका मतलब नहीं कि वो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएंगी। जो चीज़ संभव है या अनिश्चित है उसकी प्रायिकता आपको मिलती है, उसकी प्रायिकता होती है 1 और 0 के बीच में होती है उनकी प्रायिकता। जो निश्चित है उसकी 1, असंभव की 0, ठीक है। और अनिश्चित और संभव की कितनी संभावना है वही तो हम पता करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैंने कहा और डीप बात कही है, ठीक है। अर्धगोले में से अर्धगोला होता है, गोले को काटने में जो बनता है, 3 विमाएं होती है इसकी, त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, तीनों विमाएं त्रिज्या ही होती है इसकी। क्या आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर क्यूब होता है क्या, जहाँ आर गोले की त्रिज्या असत्य है बेटा। क्या होता है? अर्धगोले का हेमिस्फीयर का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सूत्र याद होना चाहिए, मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे सूत्र याद करवा देंगे, कोशिश ये रहेंगी। गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोले का होगा गोले का आधा 2/3, सिर्फ आयतन में आधा होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं होता, क्योंकि जब हम गोले को काट के अर्धगोला करते हैं तो एक पृष्ठ और उभर के आता है। चलिए, तो ये असत्य है, आगे चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, सत्य सत्य का 4 नंबर पढ़िए।
त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, हाँ भैया, लंबाई हो या दो सुदूर मतलब दूर दूर जो वस्तु है उनके बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। हाँ, त्रिकोणमिति का यही उपयोग है, हमने पढ़ा होगा उसके इंट्रोडक्शन में। सत्य बात है। चलिए आगे वाला पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग बेटा दो चीज, त्रिकोणमिति का उपयोग होता है ना, प्रक्षेप्यात्र, अंतरिक्षयान, ठीक है, किसी ऊंची चीज की ऊंचाई याद करना, दूरी याद करना, है ना, तभी तो चैप्टर का नाम ऊंचाई एवं दूरी, लंबाई या ऊंचाई या दूरी ये याद करने के लिए तो त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। 5वां प्रश्न देखिए, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार 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 आता है उसे माध्य कहते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, असत्य। क्या होगा बेटा ये? असत्य। नहीं भैया, जो प्रेक्षण आपको दिए हैं बेटा, कोई आंकड़े दिए गए हैं, प्रेक्षण आंकड़े जो भी, उसमें जो बार बार आता है ना, अधिक बार बार बार, तो जो जितनी बार आता है उसको उसकी बारंबारता बोलते हैं। और जो सबसे अधिक बार आएगा उसको बोलेंगे बहुलक। बहु लक 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 ऐसा बोलना, बहु लक 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 कर रहा है मतलब बार बार हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 39, 31, ये किसी के वजन के, उम्र के, पैसे के, किसी भी चीज़ के आंकड़े हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं विद्यार्थियों के। 33, 35, 31, 39, 31, 37, 31, 39, 45, 31 ऐसे आंकड़े मैंने लिए, तो इसमें ध्यान से देखना आपने। 31 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार आया, इसको बोलेंगे आंकड़ा है 31 और इसकी बारंबारता कितनी है बेटा? 5 बार। बारंबारता मतलब कितनी बार आया है? 31 5 बार आया तो इसकी बारंबारता होगी 5। एक और चीज़ है जो रिपीट हो रही है, 39 एक बार, दो बार, तीन बार। 39 जो है, 39 जो है 3 बार आया, तो 39 की बारंबारता हो गई 3 बार। समान भी नहीं। तो इसमें जो चीज़ ज़्यादा बार आती है, जो चीज़ ज़्यादा बार है कौन सी? 31 सबसे ज़्यादा बार आई, तो इसको क्या बोलेंगे? 31 को, ये 5 को नहीं, जो आंकड़ा बार बार आया उस आंकड़े को ही बोलते हैं बेटा बहु लक 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 लक, ऐसा बोलना, बहु लक। क्या बोलेंगे? बहुलक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सांख्यिकी जो आपका अध्याय है उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा तालिका वाला, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बहुत सरल ऑब्जेक्टिव है, आपको तैयार कर लेना चाहिए। 5 नंबर मिलते हैं सांख्यिकी से। बहुलक वो आंकड़ा होता है, न कि कितनी बार आया, जो कितनी बार आया उसको बोलते हैं उसकी बारंबारता। तो जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक बोलते हैं, माध्य नहीं बोलते। ठीक है, आगे करते हैं। किसी प्रयोग की सभी, पढ़िए क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। हाँ, सत्य बात है। क्या होगा बेटा? सत्य। जैसे अब थैली वाला प्रश्न ले, कुछ भी ले ले अपन, जितनी प्रकार की घटना होंगी सभी को जोड़ा जाएगा तो 100% घटनाएं हो जाएंगी। मान लो एक थैले में 100 गेंदे हैं, उसमें से 37 है लाल, 30 है नीली, और 33 है पीली। 3 प्रकार की ले लेते। तो आपको जानते हैं 100 में से 37 लाल है तो नाल निकलने की प्रायिकता 37/100, एक प्रायिकता होगी। दूसरी प्रायिकता क्या होगी? नीली निकलने की प्रायिकता 100 में से 30 यानी 30/100। पीली निकलने की प्रायिकता, कुल गेंदे 100, 100 में से पीली निकलने की प्रायिकता 33। तो सभी प्रायिकताओं को अगर मैं जोड़ दूं, क्या बोला है? सभी प्रायिकताओं का योग, तो हर समान है, 100 हो गया, 37 धन 30 धन 33, सब मिलके होना भी चाहिए 100 गेंद, तो हाँ होंगी भाई। 100 गेंद के बारे में तो बताएंगे ना, एक आध गेंद का क्यों बताऊंगा मैं यहाँ पे? 100 गेंदों के बारे में बताएंगे, एक गेंद थी तो बताना पड़ेगा कौन सी थी। 100 में से 100, तो सही प्रायिकता का योग कितना होता है बेटा? 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी मराइए। अरे भाई बड़ा बड़ा ही वीडियो हो जाएगा क्या? उसके अंदर में क्या है फिर? एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे वाले 2 प्रश्नों करेंगे, तो हम 3 पार्ट में हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव सारे। ठीक है, काफ़ी बड़ा भी हो गया वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, दोबारा देखिए रिपीट पे, आवाज़ को स्लो करके देखिए। ठीक है, स्पीड को स्लो करके देखिए, मेरा मतलब ये है। और कोशिश करिए इसको बना के देखने की, मार्किंग भी की इन्होंने, वैसे बन जाए तो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में तो आपको बता ही रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मेरे बनाए हुए प्रश्नों के हल आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना। बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, सोचा नहीं था कभी ऐसा बोलूँगा मैं। वीडियो को लाइक कर लो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो घंटी बनी हुई है वो घंटी जो बजी हुई है घंटी को, बेल आइकन को ये कर दीजिए। जो आपको करना करो, ना करो तो भी ठीक है, कर लोगे तो आपका फ़ायदा है। कर ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।